नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत मर्मों के लोकेशंस के बारे में पता करेंगे, अर्थात जो शरीरगत जो 107 मर्म होते हैं उनमें उनके मर्मों के किस शरीर में किस जगह पे पर्टिकुलर मर्म की स्थिति होती है। तो सिलेबस में है लोकेशंस ऑफ मर्म। तो लोकेशंस ऑफ मर्म डायरेक्ट हम नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो कोष्ठगत जो मर्मों का वर्गीकरण सुश्रुत ने दिया है, उस कोष्ठगत वर्गीकरण मर्मों के आधार पे हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग शाखाओं में देखेंगे, अर्थात हाथ पैरों में कौन कौन से मर्म हैं, तो उनका एक वहाँ पर नाम दिया है, प्लस उसके साथ साथ उनका एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन भी उन्होंने बताया है। तो उसी के बेस पे जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट ये पॉइंट हो यहाँ पर पर्टिकुलर मर्म का लोकेशंस है या स्थान है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं मर्मों के स्थान या लोकेशंस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मर्मों के स्थान लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शाखागत मर्मों की बात करेंगे। तो हम लोग जैसे सडंग शरीर के अकॉर्डिंग सबसे पहले 4 शाखाएं होती हैं, तो शाखागत मर्मों की बात करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने शाखागत मर्मों में भी सबसे पहले उन्होंने शक्ति मर्म की बात किया है। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि शक्तिगत मर्मों का वर्णन करें, तो शक्ति का मतलब क्या होता है कि लोअर लिम्ब की बात कर रहा है। शक्ति मतलब पैर की बात कर रहा है, लोअर लिम्ब की बात कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने सबसे पहले शाखाओं में पैर के मर्मों को एक्सप्लेन किया है, तो उसी सीक्वेंस से हम लोग भी बात करेंगे। लेकिन हम लोग जो बताने की कोशिश करेंगे, तो जो पैर के मर्म होते हैं या शक्ति के मर्म होते हैं, जो हाथ के मर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाहु मर्म। जो पैर के मर्म है उसको शक्ति मर्म बोलेंगे, जो हाथ के मर्म होते हैं उसको बाहु मर्म बोलेंगे। जो पैर के मर्म हैं वही सेम लोकेशन और सेम नेम हाथ के मर्म में भी होते हैं, बाहु के मर्म भी होते हैं। सिर्फ 3 जगह अंतर होता है, उसको हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शाखागत मर्म, प्रत्येक शाखा मर्मों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक शाखा में शाखागत मर्म 11 होते हैं। हम सबसे पहले शक्तिगत देखेंगे, तो ये जो 1 से लेकर 11 तक है शक्तिगत मर्म, अर्थात पैर के मर्म हैं। लेकिन जो देखेंगे बाहु या हाथ के मर्म की में भी सेम नाम यही है और लोकेशन भी लगभग हाथ में उसी रिस्पेक्ट में वही बताया गया एग्जैक्ट जो पैर में बताया गया है। लेकिन 3 अंतर आते हैं, सिर्फ 3 नाम में अंतर आते हैं, सिर्फ 3 नाम में अंतर आते हैं। लोकेशन एज इट इज, जैसा कि बताया गया शक्ति के वैसे ही बाहु के था, जैसा पैर में लोकेशन बताया गया वैसे ही सेम हाथ में वो रचना के हिसाब से सेम जगह होती है। तो ध्यान देना है कि वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो 3 पॉइंट में आप लगा 5वें नंबर का, 7वें नंबर का और 11वें नंबर का। 5, 7, 11 जो नंबर होता है, इस चीज में ये पैर के जो 3 मर्म है, यही 3 अंतर हाथ के मर्म या बाहों के मर्म में अंतर आ जाते हैं। जो पैर के मर्म में है 5वें नंबर पे गुल्फ। गुल्फ किसे कहते हैं? गुल्फ जो होता है पैर के एक तरह से एंकल ज्वाइंट को बोलते हैं। तो गुल्फ किसको कहते हैं? एंकल ज्वाइंट रीजन को बोलते हैं। वहाँ पर पर्टिकुलर जो मर्म होता है उसको गुल्फ मर्म कहते हैं। उसी तरह से हाथ का जो मर्म होता है, अगर देखेंगे पैर का गुल्फ है अर्थात एंकल ज्वाइंट, हाथ का रिस्ट ज्वाइंट होगा, हाथ का रिस्ट ज्वाइंट होगा तो हाँ उसको मणिबंध बोलते हैं। तो उसको मणिबंध बोलते हैं, हाथ में मणिबंध, पैर में गुल्फ। फिर देखते हैं 7वें नंबर पे जानु। जानु हम लोगों ने देखा था जानु संधि भी होती है। तो जानु संधि जो पैर की होती है उसको हम लोग नी ज्वाइंट बोलते हैं। तो नी ज्वाइंट को वहां पर पर्टिकुलर जो मर्म होता है उसको बोलते हैं जानु मर्म। लेकिन हाथ की जो सेम लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो एल्बो ज्वाइंट होती है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में पर्टिकुलर रीजन पे जो मर्म होगा उसको पर्टिकुलर जो संधि भी होगी, अगर ज्वाइंट की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो पैर की जो संधि है, ज्वाइंट है, वो है आपकी जानु संधि। हाथ में जो संधि है उसको क्या बोलते हैं? कुरपर संधि। तो जो कुरपर जानु रीजन में जानु जानु ज्वाइंट जो संधि है वहां पर मर्म होगा, जानु मर्म होगा। और उसी तरह से हाथ में जब आएंगे तो कुरपर जो संधि के पास में जो मर्म होगा उसको कुरपर मर्म का नाम देते हैं। तो जो संधि का नाम है वही मर्म का नाम है, बशर्ते कि वो हाथ की है तो हाथ के हिसाब से देखेंगे, पैर का है तो पैर के हिसाब से देखेंगे। फिर देखिए 11वें नंबर पे तीसरा जो चेंज है पैर के मर्म हाथ के मर्मों में, तो विटफ है। विटफ जो है वो एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर कच्छधर की बात कर रहा है। विटफ की जगह पे कच्छधर मीन्स कि गुल्फ की जगह पे मणिबंध, जानु की जगह पे कुरपर और विटप की जगह पे कच्छधर। ये 3 चेंज होंगे जो जब हम लोग बाहु या हाथ के मर्मों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि शाखागत मर्मों में सबसे पहले शक्ति के मर्म की बात करेंगे। तो लेकिन हम बताएंगे शक्तिगत मर्म, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शक्तिगत है मीन्स पैर के है, लेकिन पैर की तुलना में हाथ में मर्मों को रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग
हाथ में कोरिलेट कर लेंगे, तो हाथ में पैर में कोरिलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर 1 बाई 1 क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है क्षिप्र, तो नाम पहले देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्षिप्र है, दूसरा नंबर पे तल हृदय, तीसरे नंबर पे कुर्च है, चौथे नंबर पे कुर्च शिर है, और पाँचवें नंबर पे गुल्फ है, छठे नंबर पे इंद्रवस्ती है, और सातवें नंबर पे जानू मर्म है, आठवें नंबर पे आड़ी मर्म है, और नौवें नंबर पे उर्वी मर्म है, उर्वी मर्म है, और 10वें नंबर पे लोहिताक्ष मर्म है, और 11वें नंबर पे विटप मर्म है। तो एक एक मर्मों का नाम हम लोग देखेंगे और उनका लोकेशन, एनाटॉमिकल लोकेशन, और उसके साथ साथ बॉडी में कहाँ पर लोकलाइज है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्षिप्र मर्म के बारे में देखते हैं। क्षिप्र मर्म, तो यहाँ क्षिप्र मर्म की जो स्थिति बताई गई एनाटॉमिकल लोकेशन उसके बारे में देखते हैं। तो देखेंगे क्षिप्र मर्म क्या दे रहा है, पादस से अंगुष्ठ अंगुलियों मध्य, अर्थात पैर के, तो हम लोग पैर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हाथ की बात कर लेंगे। जहाँ पर पादस्थ कर रहा है उसी तरफ से बाहू की बात करेंगे तो हाथ की बात करेंगे। तो पादस्थ का मतलब यहाँ पर हम लोग हाथ में इजीली बताएंगे जिससे कि आसानी हो जाएगा। तो पादस्थ अंगुष्ठ अंगुल्य मध्य, मतलब पैर की अंगूठे और उसके समीप वाली जो अंगुली होगा उसके मध्य में। तो हम लोग इसको इजीली वे में देख सकते हैं कि जैसे अगर हाथ में करेंगे तो हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली जो अंगुली होगी, तो पादस से अर्थात या बाहू के अंगुष्ठ और अंगुष्ठ अंगुली मध्य। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन पर्टिकुलर, ये लोकेशन, ये पॉइंट, ये लोकेशन जो है एग्जैक्ट अंगूठा और जो पास वाली जो अंगुली है उसको हम लोग प्रदेशनी बोलते हैं। तो प्रदेशनी या इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। उसके दोनों के मध्य में जहां पर दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट पे क्या होगा, पर्टिकुलर मर्म क्या होगा, हम लोग उसको नाम देंगे क्षिप्र मर्म। उसका नाम है क्षिप्र मर्म। तो पहला मर्म है क्षिप्र मर्म जो कि पैर के अंगूठे और पास वाले अंगुली के मध्य में है। तो उसी तरह से हाथ के अंगूठे और पास वाले अंगुली के मध्य में आपकी क्षिप्र मर्म है। अब देखते हैं कि पर्टिकुलर मर्म के साथ साथ उस पर जब आघात होता है, इस पर अगर मान लीजिए चोट लग जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो परिणाम क्या होगा, विध्वस्त, मतलब उस पर आघात होगा तो क्या होगा, आक्षेपण और मरण। अर्थात आक्षेपण का मतलब होता है कन्वल्जन, आक्षेपण मतलब होता है कन्वल्जन, दौरे पड़ना, जिसको बोलते हैं दौरे पड़ना, कन्वल्जन, और मरण अर्थात मृत्यु हो जाएगा। तो अल्टीमेट हम लोग को देखना है कि उसके लोकेशन क्या है, पैर के अंगूठे और अंगुली के मध्य में। तो अंगूठा और अंगुली, अंगूठा और अंगुली देखेंगे, अंगूठा और अंगुली के मध्य में, तो इस पॉइंट पे आपका क्षिप्र मर्म होगा। सेम स्थिति पैर में आ जाएगी। फिर देखेंगे दूसरा है तल हृदय, दूसरा है तल हृदय। तो जैसा कि नाम है तल हृदय, तो तल अर्थात पाम, तल मतलब पाम, चाहे पैर का हो चाहे हाथ का, दोनों में सेम है। अंतर कहाँ पर, 5, 7, 11, 5, 7, 11 नाम पे अंतर है, बस उसको ध्यान देंगे हम लोग। लेकिन ये जो तल हृदय है, जैसे हाथ का तल हृदय, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसके मध्य में है। देखेंगे ये है मर्म तल हृदय। तो इसको देखेंगे कैसे, मध्यमा अंगुली अनुपूर्वेण। तो पहला पॉइंट देखेंगे अनुपूर्वेण, मध्यमा अंगुली अनुपूर्वेण। तो देखेंगे यहाँ पर मध्यमा अंगुली, हम लोग पैर को इजीली नहीं दिखा सकते हैं, हाथ में दिखाएंगे। मध्यमा अंगुली है ये मध्यमा है, मध्यमा अंगुली के अनुपूर्वेण, अनुपूर्वेण मतलब मध्यमा अंगुली जहां अटैच है उससे पहले, मध्यमा अंगुली के इस तरह से देखेंगे, ये मध्यमा अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली के अनुपूर्व मीन्स इससे पहले। तो कहाँ जा रहा है, तल हृदय की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कह रहा है, तो अनुपूर्व मतलब एग्जैक्ट किस पॉइंट पे, देखेंगे मध्य पाद तलस्य, अर्थात पाद तल के मध्य में, क्लियर कट कह रहा है पाद तल के मध्य में, लेकिन किसके मध्य में, जो एक मिडिल फिंगर है उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले आएंगे, लेकिन ये मिडिल में आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे तल हृदय। तो देखेंगे तल हृदय उसी तरह से पैर में होता है तल हृदय मर्म। इस पे आघात होगा तो क्या होगा, रुजा और मरण। अगर इस पे आघात होगा, इस पे चोट लगता है, तो इसकी वजह से रुजा अर्थात पेन और मरण होगा, मृत्यु होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तीसरे मर्म की बात करते हैं हम लोग, कूर्च मर्म। कूर्च, जैसे कहेंगे कूर्च मर्म, और कूर्च हम लोग परिभाषा परिषद में भी पढ़ा था। तो कूर्च मर्म है, वहाँ परिभाषा प्रकरण में भी हम लोगों ने कूर्च का नाम दिया था। कूर्च की संख्या 6 होती है, वहाँ पर हम लोग देखा था, सुश्रुत ने कूर्च की संख्या 6 बताई थी, बट यहाँ कूर्च एज ए मर्म है। उसके बारे में देखेंगे कि ये एग्जैक्ट इसकी एनाटॉमी कहाँ है। तो कह रहा है क्षिप्र से ऊपरी, मतलब क्षिप्र के ऊपर, कह रहा है क्षिप्र से ऊपरी अर्थात क्षिप्र मर्म के ऊपर। तो क्षिप्र मर्म एग्जैक्ट ये है, इसके जस्ट एबव, क्षिप्र मर्म के
ऊपर। देखेंगे ये छिप्रमर्म बिल्कुल पाद और अंगुष्ठ के मध्य में है, पाद और अंगुली के एकदम जो ज्वाइंट था वहाँ पर था, और उसके देखेंगे छिप्रमर्म जो के जस्ट ऊपर क्या होगा, ये होगा आपका कूर्चमर्म। छिप्रमर्म के ऊपर कूर्चमर्म होगा। तो यहाँ दिख रहा है छिप्र से ऊपरी, छिप्र के ऊपर उभयतः मीन्स दोनों हाथ में, उभयतक मतलब इस हाथ, मतलब उभयतः मतलब दोनों पैर में की बात करें या दोनों हाथ की बात करें, तो ये छिप्रमर्म के जस्ट एबव जो है आपका कूर्चमर्म है। अब कूर्चमर्म पे आघात होगा तो क्या होगा, भ्रमण और वेपन, भ्रमण और वेपन। तो भ्रमण अर्थात जब इस पे आघात, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आघात हो जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति बिल्कुल उसको इतना बेचैनी होगा कि वो एक जगह पे स्थिर ही नहीं रहेगा, मतलब इधर उधर भागता रहेगा। तो भ्रमण और वेपन, उसके शरीर में बिल्कुल कंपन आ जाएगा। तो वेपन मतलब होता है शरीर जैसे कांप रहा है। याद कैसे करेंगे, जैसे कभी हम लोग झाड़ू से, जब भी झाड़ू से घर द्वार बटोरते हैं तो कभी कभी धंस जाता है, अगर चुभ जाता है तो कहते बहुत वेदना होती, बहुत पीड़ा होती है। तो कुची जब उसमें अगर धंस जाएगा, अगर झाड़ू का जो नुकीला पार्ट धंस जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही दर्द होता है। हम लोग हाथ को इस तरह से करते रहते हैं, कुछ इस तरह, मतलब भ्रमण मतलब इधर उधर हिलाते हैं, साथ ही साथ उसको कंपन करते हैं। तो ये है भ्रमण और वेपन, याद करने का तरीका है। फिर देखेंगे कूर्च सिर, कूर्च मर्म के जस्ट मतलब ऊपर कूर्च सिर स्थित होता है। तो देखेंगे कूर्च सिर क्या है, गुल्फ संधिर अध उभयतः। तो यहाँ पर एग्जैक्ट दिया गुल्फ संधि के अध। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पॉइंट गुल्फ संधि है, ये क्या है गुल्फ संधि, ये क्या है एक तरह से गुल्फ संधि। और इस ज्वाइंट के नीचे गुल्फ संधि के अध, मतलब इसके जस्ट ऊपर इस पॉइंट पे देखेंगे ये है आपकी कूर्च सिर। तो देखेंगे कूर्च के एबव है बट गुल्फ संधि के नीचे, गुल्फ संधि अर्थात इसके नीचे ये है कूर्च सिर। तो यहाँ पर देखेंगे कि गुल्फ संधिर अध है, गुल्फ संधि के नीचे दोनों ओर अर्थात दोनों हाथों की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी क्या है, रुजा और शोक, यहाँ पर भी अगर आघात होगा, अगर चोट पहुँचती है तो पेन होगा और यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग, फिर 5वें नंबर पे गुल्फ, 5वें नंबर पे गुल्फ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहले नंबर पे तो गुल्फ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 5वें नंबर पे यहाँ पर देखेंगे, ये इसको भी हम लोग साथ में कोरिलेट करेंगे कि देखेंगे पाद पहला जो है अंगूठे और जो प्रथम अंगुली है अनामिक प्रदर्शनी उसके मध्य में है, तो इसको कुर्च बोलते हैं। कुर्च के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आपका छिप्र के थोड़ा सा ऊपर कुर्च है 3 नंबर वाली। और दूसरा जो है जो तलहृदय थी वो मध्यमा अंगुली के अनुपूर्वेण यहाँ पाद तल में या हस्त तल में, ये आपके तलहृदय है। फिर चौथे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने कुर्च सिर की बात किया, तो कुर्च सिर की बात कर रहा है तो ये एक तरह से अंगूठा के साइड में देखेंगे, अंगूठे के साइड में हम लोगों ने अंगूठे के साइड में बताया है। तो यहाँ देखेंगे कि जस्ट जो एक तरह से ये ज्वाइंट होता है, पैर में बोला है कि गुल्फ संधि पर हाथ में मणिबंध, हाथ में मणिबंध, तो मणिबंध के जस्ट नीचे ये है आपका चौथे नंबर की, कौन सी है चौथे नंबर पे कुर्च सिर है। फिर देखेंगे गुल्फ, तो गुल्फ अगर पैर में बात करेंगे इस जगह पे पैर में, तो गुल्फ की बात करेंगे, गुल्फ क्या होता है, पाद जंघयो मध्य, पाद जंघयो संधाने, मतलब पैर पाद जंघयो संधाने। तो पाद का मतलब क्या होता है, जो पैर का जो हिस्सा, ये पार्ट, जैसे ये पार्ट अगर हम इसको हम पाद माने या सिंपल ये पैर माने, तो ये वाला पार्ट और जंघा में होता है कि टिबिया फिबुलर रीजन। तो टिबिया फिबुला और इसके बीच के मध्य में ये होता है आपका एक तरह से एंकल ज्वाइंट। तो एंकल ज्वाइंट के समीप एक मर्म होता है दैट इज कॉल्ड गुल्फ मर्म, गुल्फ मर्म। यही हाथ में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एक तरह से मणिबंध अर्थात जो रिस्ट ज्वाइंट के आसपास जो मर्म होगा 5 नंबर नाम दिए हैं, तो हम लोग इसको 5 नंबर नाम देंगे। तो ये होगा 5 नंबर, ये 5 नंबर है। तो इसको पैर में कहेंगे तो गुल्फ हो जाएगा, हाथ में कहेंगे तो मणिबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही है, पाद जंघयो संधाने। तो इसके वेद होने से क्या होगा, स्तब्ध पादता, मीन्स जो पैर बिल्कुल जकड़, स्तब्धता मीन्स होता है पैर का जकड़ जाना, और खंजता मीन्स होता है लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंद्रबस्ती, इंद्रबस्ती। तो इंद्रबस्ती जो मर्म है उसके बारे में देखेंगे, पार्षणी प्रति जंघा मध्य, पार्षणी प्रति जंघा मध्य। तो जंघा मध्य एक शब्द कर दिया, जंघा हम लोग किसको बोलते हैं, जंघा बोलते हैं टिबिया फिबुला वाला रीजन को, मीन्स काफ रीजन को। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा रीजन यहाँ पर कौन सा है, ये नी ज्वाइंट है, ये एक तरह से नी ज्वाइंट, और एक तरह से ये है
एंकल ज्वाइंट के बीच में पूरा जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से लोअर लेग। तो लोअर लेग का जो ये पार्ट है एक तरह से गैस्ट्रोनीमियस वाला पार्ट, तो उन दोनों के मध्य को हम लोग क्या पार्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं जंघा। मीन्स एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जंघा। तो जंघा के मध्य में इसको बीचों बीच ये एक संख्या 6 होगी, इसको बोलेंगे इंद्रबस्ती। तो यहाँ पर भी देखेंगे सेम हाथ में भी, तो इसका मतलब रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट के बीच में क्या होता है, छठे नंबर का आपका है इंद्रबस्ती मर्म। क्लियर कट। तो इसके अगर विद्ध होगा तो सोडित क्षय और मरण होगा। मीन्स अगर इस पर विद्ध होता है तो रक्त का क्षय और मरण होगा। फिर देखेंगे यहाँ पर छठे के बाद हम देखेंगे सातवां जानू। जानू इसका मतलब जानू मर्म की बात कर रहे हैं, जानू। तो देखेंगे जंघा उरु संधाने, जंघा और उरु के संधान में, तो पैर की बात कर रहा है। जंघा मतलब टिबिया फिबुला रीजन, और उरु मतलब होता है फीमर वाला। तो देखेंगे ये है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा टिबिया फिबुला रीजन अर्थात जंघा, और ये है फीमर वाला रीजन दैट इज कॉल्ड उरु। तो इनके बीच का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक तरह से नी ज्वाइंट वाला रीजन। नी ज्वाइंट के आसपास देखेंगे यहाँ पर एक मर्म पाया जाता है 7वें नंबर का, जिसको हम लोग नाम दिए हैं जानू संधि। तो हम लोगों ने जानू मर्म नाम दिए, बट यहाँ जानू संधि होती है। जानू संधि रीजन में जो मर्म होती है उसको हम लोग जानू मर्म नाम दिए। उसी तरह से हाथ में देखेंगे तो हाथ में भी सेम, हाथ में जानू मर्म नहीं होता क्योंकि 7वां नंबर चेंज है। तो 7वां नंबर चेंज, दूसरे नंबर पे आ जाएगा कुरपर। तो यहाँ पर हाथ में जो ज्वाइंट होगा दैट इज कॉल्ड कुरपर संधि। तो कुरपर संधि के जो रीजन में जो मर्म होगा दैट इज कॉल्ड कुरपर मर्म। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है कुरपर मर्म। फिर यहाँ देख रहे होंगे 8वें नंबर पे आड़ी है, आड़ी। तो आड़ी क्या है, आड़ी। तो आड़ी मर्म जो है वो कह रहा है जानून ऊर्ध्वम उभयस्त त्रय अंगुल माने। जानू मर्म के 3 अंगुल ऊपर। तो कह रहा है जानून ऊर्ध्वम उभय, मीन्स जानू मर्म के, जहां पर जानू मर्म की स्थिति है उससे 3 अंगुल ऊपर उभय, अर्थात दोनों पैर में 3 अंगुल ऊपर स्थिति होती है। 8 नंबर क्या है, आड़ी मर्म है। तो जानू मर्म के 3 अंगुल ऊपर जो स्थिति होती है उसको हम लोग आड़ी नाम देते हैं। तो हाथ और पैर में आड़ी, दोनों में आड़ी बोलते हैं, इसलिए देखेंगे यहाँ 8वां नंबर। तो यहाँ पर इसके 3 अंगुल ऊपर आड़ी मर्म है, इसके भी 3 अंगुल ऊपर आड़ी मर्म है। देखते हैं आघात होने पर क्या होता है। सोफ वृद्धि, अर्थात जो इडिमा होगा, क्योंकि चोट लगेगा तो इडिमा आएगा, तो उसकी वृद्धि होगी। सोफ की वृद्धि हो जाएगा अर्थात ज़्यादा सोफ हो जाएगा, इडिमा होगा। स्तब्ध शक्तिता, तो मतलब पैर जकड़ जाना। शक्ति मीन्स होता है पैर, तो पैर जकड़ जाना, तो पैर जकड़ जाएगा। उसी तरह से हाथ में क्या हो जाएगा, हाथ जकड़ जाएगा। पैर की बात कर रहा है, पैर जकड़ जाएगा, हाथ में हो रहा था हाथ जकड़ जाएगा। 9वें नंबर देखेंगे उर्वी। 9वें नंबर पे क्या है, उर्वी। तो उर्वी बारे में कह रहा है उरु मध्य, सिंपल कह रहा है उरु मध्य। तो उरु किसको बोलते हैं, उरु हम लोग, उरु बोन किसको बोलते हैं, उर्वस्थी फीमर को बोलते हैं। तो फीमर से रिलेटेड जो लेंथ पूरी होती है उसको बोलते हैं उरु। तो ये पूरा रीजन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उरु कहलाता है। तो उरु के मध्य में, अर्थात यहाँ पर देखेंगे इसके बीचों बीच हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर 9वें नंबर, यहाँ पर बीचों बीच जो थाई रीजन का जो बीचों बीच पार्ट होता है उस रीजन में आपका उर्वी मर्म होता है। तो उरु मध्य, उरु के मध्य में बिल्कुल उर्वी मर्म होता है, और उस पर अगर आघात होगा तो रक्त का क्षय और शक्ति शोष होगा। तो उस पर आघात होगा तो रक्त का ब्लड लॉस होगा, साथ ही साथ जो है पैर सूख जाएंगे। तो ये कह रहा है शक्ति शोष हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रहा है। शोष मीन्स होता है, शोष का मतलब होता है कि एक तरह से सूखना। ठीक है। फिर देखेंगे, फिर 10वें नंबर पे है लोहिताच। 10वें नंबर पे है लोहिताच। तो देखेंगे लोहिताच की क्या स्थिति है, उर्व्या ऊर्ध्वम। तो उर्व्या मीन्स उर्वी के ऊपर। तो देखेंगे उर्व्या ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर किसके, उर्व्या मीन्स उर्वी के ऊपर। तो उर्वी के ऊपर क्या होगा, जस्ट उर्वी के ऊपर होगा, बट अधो किसके नीचे होगा ये देखना है। अधो वंछड़ संधिर, वंछड़ और उरु मूल के जो संधि होती है, वंछड़ मीन्स होता है इनग्वाइनल रीजन, और उरु मूल, तो उरु मूल मीन्स जो आपका फीमर और इनग्वाइनल, फीमर और इनग्वाइनल जो रीजन होता है जहाँ ज्वाइंट बनता है पैर का और इनग्वाइनल रीजन का, उसके देखेंगे जस्ट उसके बिलो, उसके जस्ट बिलो, ये 10 नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। 10 नंबर पे क्या है, लोहिताक्ष है।
10 नंबर पे लोहिताक्ष है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 10 नंबर लोहिताक्ष है, या इसको हम एग्जैक्ट यहाँ दिखाएंगे तो क्लियर कट होगा, ये हाथ फैलाने पर यहाँ स्थिति आती है। तो ये है लोहिताक्ष, और इसके आघात होने पर क्या होगा, रक्त क्षय और पक्षाघात और मृत्यु। तो रक्त क्षय, पक्षाघात और मृत्यु होगी, क्योंकि इस जगह पे इन्ग्वानल रीजन पाया जाता है और डिफरेंट नर्व पाई जाती हैं, तो यहाँ रक्त क्षय, पक्षाघात और मृत्यु होगी। लास्ट मर्म देखेंगे यहाँ पर, जो कि पैर की मर्म है, विटप मर्म। तो पैर का मर्म विटप है, लेकिन हाथ का मर्म क्या है, कच्छधर है। पैर का विटप है, ये चेंजेज है, देखेंगे लास्ट चेंजेज है, पैर का मर्म विटप है, हाथ का कच्छधर है। तो पैर का मर्म देखेंगे, वंछड़ विषयोर अंते, मीन्स वंछड़ और वृषण के बीच में, वंछड़ और वृषण के बीच में। तो वह कह रहा है वंछड़ और वृषणयो अंतरे, अंतर का मतलब होता है मध्य, मतलब बीच में। तो वंछड़ और वृषण के मध्य में, तो यहाँ देख रहे होंगे वंछड़ मतलब इन्ग्वानल रीजन, और वृषण ये टेस्टिस वाला पार्ट है। तो इन्ग्वानल रीजन और टेस्टिस के बीच में दोनों साइड में कुछ इस तरह से ये दोनों साइड में मर्म होते हैं, तो इसको हम लोग नाम देंगे विटप। लेकिन अगर इस पे आघात होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये वृषण टेस्टिस के पास है, तो टेस्टिस के पास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर कोई आघात होता है तो संडता होगा। संडता मतलब होता है एक तरह से शुक्र की कमी होना, या जैसे एक तरह से नपुंसकता का भेद है। संडता मीन्स होता है नपुंसकता का भेद है, नपुंसक हो जाएगा व्यक्ति, मीन्स संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा। और अल्प शुक्रता, या तो एकदम बिल्कुल समर्थ नहीं होगा या अल्प शुक्र हो जाएगा। तो ये स्थिति आती है विटप मर्म के आघात होने पर। स्थान कहाँ बताया गया है, वंछड़ अर्थात इन्ग्वानल रीजन, वृषण अर्थात टेस्टिस के अंतर अर्थात मध्य में, ठीक है। तो अल्पता, शुक्र अल्पता और षण्डता की स्थिति आती है। लास्ट हम लोगों ने देखा। और पैर में देखेंगे, हाथ में देखेंगे तो हाथ में क्या है, कच्छधर कहा गया है। विटप को जो पैर में बोला गया है वही हाथ में कच्छधर बोला गया है, बाहू में। तो वच तथा कच्छा मध्य। तो यहाँ देखेंगे वच, यहाँ 11वें नंबर की बात कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ 11 नंबर, वच तथा कच्छाधर। तो यहाँ पर ये है आपकी वच, ये वच रीजन हो जाएगा एक तरह से, मीन्स ये है वच रीजन मीन्स थोरेसिक रीजन। और कच्छधर, तो यहाँ देखेंगे साइड में क्या है, एक्जिला है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये पॉइंट जो है हम लोग का, ये आपका कच्छधर है। तो कच्छधर मीन्स कच्छ मीन्स होता है, कच्छा मीन्स एक्जिला भी बोलते हैं, कच्छधर उसी के पास में। तो ये एक तरह से वच रीजन के पास में उसको बोलते हैं कच्छधर। और इस पे आघात होने से पक्षाघात होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये पॉइंट सब याद हो जाता है। बस नाम याद करना है, कि नाम याद करने के साथ साथ उनके लोकेशन देखने हैं। फ़र्क देखना है कि अगर पैर का पूछता है तो एज इट इज़ याद कर लेंगे, लेकिन हाथ का पूछेगा तो हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है कि 5वें नंबर का अर्थात गुल्फ, गुल की जगह पे मणिबंध, 7वें नंबर का जानू, जानू की जगह पे कुरपर हाथ में हो जाएगा, और 11वें नंबर पे विटप जो पैर में है, हाथ में क्या हो जाएगा, कच्छधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये क्लियर हो जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि जब तक आप मर्मों की संख्या और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद मर्मों को एक एक करके जानेंगे नहीं, तब तक उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कैसे जानेंगे। तो सुश्रुत ने जो डिस्क्राइब किया है प्रत्येक मर्म निर्देशित शारीर, तो उसी हिसाब से हम लोग एक एक मर्म की शुरुआत अब कर दिए हैं। तो इसमें यहाँ सिलेबस में भी पूछा गया है कि लोकेशंस ऑफ मर्म, तो कहीं ना कहीं लोकेशन मतलब होता है मर्मों के स्थान, कहीं ना कहीं इसी हिसाब से हमें एक एक करके देखेंगे पूरी बॉडी में। धन्यवाद।